Hello everyone. Welcome back to JK एग्ज़ाम केयर। तो हमने जहाँ पे छोड़ा था वो था 14 क्वेश्चन। मैं आपको बताते चलूँ कि हम माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। पी आर यादव, मतलब जो पी आर यादव में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी दी है, हम उसका कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाला। तो लास्ट टाइम जो हमने 14 क्वेश्चन किए थे, 14 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सारे जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था विद द रैशनल। मैंने पूरी कोशिश की थी आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज हम 14 से आगे जाएंगे। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। जितना आप मुझे अब दिलचस्पी दिखाओगे उतना मैं मेहनत करूँगा, तो उतना मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम करेंगे क्वेश्चन 15 से स्टार्ट। द क्वेश्चन इज आस्किंग, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन इन द ऑटोक्लेव द टेम्परेचर शुड बी हाउ मच। अगर हमें इफेक्टिव स्टरलाइजेशन करनी है किसमें, ऑटोक्लेव में, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो हमारा जो सही आंसर है वो है 121 डिग्री सेल्सियस। डिग्री, ठीक है ना, डिग्री पे आप फोकस करोगे। डिग्री यहाँ पे 121 डिग्री ये ना फ़ारेनहाइट भी होगा, लेकिन आप डिग्री सेल्सियस पे फोकस करोगे, डिग्री सेल्सियस पे, सी पे फोकस करोगे। अब ये क्यों है आंसर, वाई नॉट अदर्स। ठीक है, इफेक्टिव स्टरलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक टेम्परेचर चाहिए जो कि 100 से अबव होना चाहिए। 100 क्या है, 100 कौन सा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। लेकिन हमें उससे अबव होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्यों ये आंसर बेस्ट है अमंग ऑल द आंसर्स। देखो, 100 डिग्री सेल्सियस अबव कोई आंसर नहीं है वहाँ पे, खाली है 121 डिग्री। अगर होगा भी तब भी हमारा क्या था, 121 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज it is recommended for effective sterilization. The required temperature for effective sterilization is in an autoclave is 121 degree Celsius. 121 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा लो है, तो मतलब ये आंसर नहीं जाएगा। अब 100 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं है, बिकॉज दिस टेम्परेचर ऑफ फ्लोइंग स्टीम यूज इन टेंडालाइजेशन एंड बॉइलिंग। ये टेम्परेचर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टेंडालाइजेशन एंड बॉइलिंग में। ठीक है, और ये इनसफिशिएंट है फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन। दैट इज वाई इट इज नॉट सुटेबल आंसर हियर। स्टरलाइजेशन टेम्परेचर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेल्सियस, ये याद रखना, सेल्सियस में होना चाहिए। किसमें, सेल्सियस में होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। प्रेशर कितना चाहिए हमें। देखो, क्वेश्चन है प्रेशर सेट इनटू ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज। हमें कितना प्रेशर चाहिए, इसके लिए कितना चाहिए हमें प्रेशर। शाबाश, सबको पता है, आप सबको पता है, हम सबको पता है, इसमें 15 LB प्रेशर चाहिए और 121 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, अब इतना प्रेशर क्यों चाहिए, 5 LB क्यों नहीं चाहिए, 10 LB क्यों नहीं चाहिए, 20 LB क्यों नहीं चाहिए। ठीक है, LB होता है पाउंड्स, ठीक है ना, LB होता है पाउंड, जिसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, LB में। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव ऑपरेशन रिक्वायर्स कितना, 15 LB प्रेशर अलॉन्ग विद दैट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। कितना होना चाहिए, एक तो इतना प्रेशर होना चाहिए, दूसरा 121 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो कि ये क्वेश्चन कहाँ से हमने लाए हैं, ये क्वेश्चन हमने लाए हैं PR यादव से। ठीक है ना, मतलब मेरे सामने भी PR यादव खुली है, मतलब मेरे क्वेश्चन इधर है, मतलब मैं PR यादव से भी देख रहा हूँ और यहाँ से भी देख रहा हूँ। PR यादव से क्यों मैंने लिए हैं, क्योंकि PR यादव एक अच्छी बुक है। ठीक है ना, उसमें अब जो इसका एडिशन 5 है, तो मुझे लगता है कि उसमें अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन सबका रैशनल नहीं है उस पर। लेकिन यहाँ पे मैंने सबका रैशनल लाया है थोड़ी सी मेहनत करके, और आप लोगों का भी मुझे थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, तो दैट इज़ वाई हम आगे जा सकते हैं। ठीक है ना, देखो क्या होता है। फिर मैंने बोला स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव के लिए कितना हमें चाहिए, 15 पाउंड्स LBS प्रेशर अलॉन्ग विद द टेम्परेचर हमें चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस। अब क्यों चाहिए, द प्रेशर इज नेसेसरी टू रेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखो, अगर हम कोई हमारा बाउल होता है ना, जब हम उसको किसी हीटर पे रखते हैं और गैस पे रखते हैं, तो हमें घर वाले बोलते हैं उस पर ढक्कन रखो। ठीक है ना, अगर हमें उसको जल्दी बॉयल होना होगा तो हम उस पर ढक्कन रखते हैं, ताकि उसमें एक प्रेशर जनरेट हो जाए, और उस प्रेशर से वो जल्दी बॉयल हो, उस प्रेशर से जल्दी हीट जनरेट हो जाती है, तभी वो क्या हो जाता है,
तभी वो बॉयल जल्दी हो जाता है। एंड सेम रीज़न इज हियर, द प्रेशर इज नेसेसरी टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट। हमें मतलब क्या करना है, एक तो देखो रेज करना है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, क्या करना है, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कुछ है तो हमें उसको और बढ़ाना है आगे, ठीक है। एंड अचीव द रिक्वायर्ड स्टरलाइजेशन टेम्परेचर। जो 15, वाई दिस इज द बेस्ट आंसर, 15 LBS इज द करेक्ट प्रेशर सेटिंग फॉर रूटीन स्टरलाइजेशन। 15 LBS क्या है, इट इज अ करेक्ट प्रेशर सेटिंग फॉर रूटीन स्टरलाइजेशन। बाकी क्यों नहीं है, इनकरेक्ट प्रेशर वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू द मतलब जो स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या रखना है याद आपको, एक तो 15 LBS प्रेशर अचीव होना चाहिए एट कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 121 डिग्री सेल्सियस पे। 15 LBS प्रेशर अचीव, हाँ सॉरी, 15 LBS प्रेशर क्या करता है अचीव 121 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज हु अमंग फॉलोइंग डिवाइसेड द ऑटोक्लेव यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन। मतलब किसने ऑटोक्लेव डिवाइस बनाया है फॉर स्टरलाइजेशन। चैम्बरलैंड, रॉबर्ट कोच, एंटोन वॉन लेवेनहॉक और एडवर्ड जेनर। ये आपको सब पता है, ये हैं कोच इसने क्या दिए हैं, कोचेस पॉस्टुलेट, ठीक है ना। एंटोन वॉन लेवेनहॉक ये माइक्रोस्कोपी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। और एडवर्ड जेनर फॉर पॉइनरिंग ऑफ वैक्सीन, इसको बोलते हैं पॉइनर ऑफ वैक्सीन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है फिर, चैम्बरलैंड, ठीक है ना। जैसे आप ऑटोक्लेव, जब हम ऑटोक्लेव करते हैं ना तो हम एक, हमारे पास एक चैम्बर होता है, अगर आपने देखा होगा CSSD में, तो एक चैम्बर होता है उसमें हम रखते हैं फिर ना वो ऑटोक्लेव, जहाँ पे वो फिर हम करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जवाब दिए गए हैं, द सोर्स स्टेटस दैट द ऑटोक्लेव वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड इन 1884। बाकी क्यों है बेस्ट आंसर, बिकॉज इसी ने ये चीज़ें बनाए हैं। रॉबर्ट कोच ने क्या किया है, रॉबर्ट कोच को हम जानते हैं, किस लिए हम रॉबर्ट कोच को जानते हैं, रॉबर्ट कोच को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि रॉबर्ट कोच ने क्या दिया है, रॉबर्ट कोच ने दिया है पॉस्टुलेट्स, ठीक है ना। पॉस्टुलेट्स लिंकिंग स्पेसिफिक माइक्रोब्स टू डिजीज, जो कि पॉस्टुलेट्स हैं, कोच पॉस्टुलेट। एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने क्या दिया है, माइक्रोस्कोपी के लिए जाने जाते हैं। और एडवर्ड जेनर किसके लिए जाने जाते हैं, वैक्सीन के लिए, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सूचर, सूचर क्या होता है, जिससे हम सूचनें करते हैं। मटेरियल्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड फॉर स्टरलाइजेशन, मतलब ऑटोक्लेव किन सूचर मटेरियल को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कैटगट एंड पॉलीग्लैक्टिन। क्यों है ये आंसर, बिकॉज स्टरलाइजेशन मेथड डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल हीट टॉलरेंस, मतलब किस मटेरियल की कितनी हीट टॉलरेंस है उस पे ये डिपेंड करता है स्टरलाइजेशन, मतलब किस चीज़ को करनी चाहिए किस चीज़ को नहीं करनी चाहिए। जो मॉडर्न सिंथेटिक सूचर्स है वो होते हैं हीट सेंसिटिव, मतलब उनको हीट से नफरत है, वो हीट से ख़राब हो जाते हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं। हीट सेंसिटिव उसको बोलते हैं जो मतलब थोड़ी सी उसको हीट दिखी तो वो ख़राब होने लग जाएगा, मतलब वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। एंड ये कैसे हम स्टरलाइज कर रहे हैं, स्टरलाइज्ड बाय रेडिएशन और केमिकल एजेंट्स। या तो इनको हम रेडिएशन से, ये ना, ये जो मॉडर्न सिंथेटिक सूचर्स होते हैं, या तो उनको हम स्टरलाइज किससे करेंगे, रेडिएशन से या किसी केमिकल एजेंट से। सूचर स्टरलाइजेशन, वाइल मोस्ट मॉडर्न सूचर्स अवॉइड हीट, जो हमने ऊपर बोला है। कैटगट एंड पॉलीग्लैक्टिन आर हिस्टोरिकली लिस्टेड एज ए मटेरियल ट्रीटेड बाय हीट और केमिकल प्रोसेस, मेकिंग द मोस्ट प्लॉजिबल आंसर अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें हमें जो सब दिखते हैं ना, तो वहाँ पे एक तो बनाता है हमारा जो कैटगट है, कैटगट और पॉलीग्लैक्टिन को क्या बनाता है, हमारा सूटेबल आंसर। क्यों बनाता है, बिकॉज ये उतना हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स, ठीक है ना। ओके, नाउ बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि मनी सिंथेटिक मटेरियल्स लाइक PDS, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड नेचुरल फाइबर्स लाइक सिलिक, ये क्या होते हैं, ये कैसे हम करते हैं, ये स्टरलाइज बाय यूजिंग केमिकल्स, ठीक है। इथालीन ऑक्साइड गैसेस, या तो रेडिएशन से हम करेंगे, बिकॉज दे डिग्रेड और लॉस स्ट्रेंथ अंडर ऑटोक्लेव। अगर हम इनको हीट देंगे ये ख़राब हो जाएंगे और इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट इज डन बाय, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी हम कैसे स्टरलाइजेशन करेंगे। आंसर है ऑटोक्लेव, ठीक है। अब क्यों है आंसर ऑटोक्लेव,
ये हम देखेंगे। जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ये क्या होने चाहिए, मस्ट बी स्टरलाइज्ड टू द हाईएस्ट डिग्री। क्योंकि अगर हम सर्जिकल इक्विपमेंट को उस तरह नहीं करेंगे स्टरलाइज, ये क्या कर जाएंगी, एक बॉडी में फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर माइक्रोब्स उधर ही रहेंगे, उनको जब अपना वो फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाएगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है एक माइक्रोब के लिए, एक तो होना चाहिए वार्म एनवायरनमेंट, दूसरा मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगे तो बस इसकी जीत है, और ये बढ़ने लगेगा। द ऑटोक्लेव इज द प्राइमरी होता है पहला रिलायबल जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर स्टरलाइजिंग द मेजॉरिटी ऑफ हीट स्टेबल सर्जिकल टूल्स। जो हीट स्टेबल होते हैं, मतलब जिनको हीट से कुछ नहीं होता है, मतलब उनको डिग्रेड नहीं करते हैं बट स्टरलाइज करते हैं, उनको बोलते हैं हीट स्टेबल, ठीक है ना, जिनको हीट से उतना फर्क नहीं पड़ता है। या मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या ड्रेप्स होंगे। ये बेस्ट आंसर क्यों है among all the four options? क्योंकि ऑटोक्लेविंग इज द एस्टैब्लिश्ड मेथड फॉर रूटीन स्टरलाइजेशन ऑफ हीट स्टेबल सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है ना। अब फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं है, इट इज अ केमिकल एजेंट टॉक्सिक यूज्ड फॉर गैस फर्स्ट स्टरलाइजेशन। किस में किया जाता है यूज, गैस फर्स्ट स्टरलाइजेशन के लिए, और फॉर हीट सेंसिटिव, और किन के लिए, जो हीट सेंसिटिव होंगे, नॉट फॉर हीट, जो हीट स्टेबल होंगे, ठीक है ना। नॉट द रूटीन मेथड फॉर मेटल टूल्स, ये हम रूटीनली यूज नहीं करते हैं। सीटिस फिल्टर, ये क्यों नहीं करते हैं हम सीटिस फिल्टर, क्योंकि अ मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन यूज्ड ओनली फॉर हीट लेबल लिक्विड्स, जो हीट लेबल लिक्विड्स होंगे, ठीक है ना, उनके लिए ये हमें यूज करते हैं। रेडिएशन क्यों नहीं करेंगे हम इसको इनमें यूज, किन में, सर्जिकल इक्विपमेंट में क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज रेडिएशन हम किस लिए यूज़ करते हैं, यूज मेनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। जो स्टरलाइज्ड डिस्पोजल आइटम्स होंगे उनके लिए हम रेडिएशन को यूज़ करते हैं। जो भी अगर आपको कोई कहीं पे लगा होगा ना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमें कुछ थोड़ा यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें को हमें पढ़ना होगा, तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे यह वहाँ पे एक्सप्लेन किए होंगे हमने। मतलब अगर आपको लगा रहा हो कि रेडिएशन किस चीज़ में लगती होगी, तो ये आगे एक्सप्लेन किया है हमने। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर आर्टिकल्स यूज्ड इनटू ड्रेसिंग, ठीक है ना। जो हम ड्रेसिंग में आर्टिकल्स यूज करते हैं उनको हम कैसे स्टरलाइज करेंगे। अगेन वी विल गो विद ऑटोक्लेव। क्यों जाएंगे हम ऑटोक्लेव के लिए, क्यों हम बाकियों के लिए नहीं जाएंगे, आई विल आंसर दैट थिंग, ठीक है ना। क्योंकि जो ड्रेसिंग मटेरियल्स होते हैं वो क्या होता है, टेक्सटाइल्स होते हैं, या गाज होगा या लिनन होगा, वो क्या होते हैं, वो पोरस होते हैं, मतलब उनमें जैसे होल्स होते हैं, टिन्नी पोर्स होते हैं, ठीक है। ऑटोक्लेविंग क्या होती है, ऑटोक्लेविंग एक मॉइस्ट हीट होती है, आपको हम सबको पता है मॉइस्ट हीट होती है। हॉट एयर ओवन क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्राई हीट, क्या बोलते हैं इसको हम, ड्राई हीट, ठीक है। फिल्ट्रेशन सबको पता है, और केमिकल स्टरलाइजेशन सबको पता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ऑटोक्लेविंग एक मॉइस्ट हीट है, इज नेसेसरी, ये नेसेसरी होती हैं बिकॉज स्टीम इजिली पेंट्रेट्स पोरस लोड्स। मिसाल के तौर पर अगर किसी गाज में, मतलब वो पोरस होते हैं, अंदर बचा है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑटोक्लेव की हीट है वो वहाँ तक जाएगी, मतलब ना थ्रू पोर्स। एक तो प्रेशर होता है, दूसरा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस, दूसरा प्रेशर कितना होता है 15 LBS पाउंड्स, ठीक है। तो इन दोनों एक तो ये मॉइस्ट हीट होती है, मतलब मॉइस्चर होता है इस सब में, तो विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स ये इसमें घुसेगा और वहाँ पे किसको मारेगा, विद द हेल्प ऑफ हीट किसको मारेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। दैट इज वाई तभी स्टीम जो होती है वो इजिली पेंट्रेट होती है, मतलब पास हो जाती है, और क्या करता है एंश्योर हमारा कंप्लीट स्टरलाइजेशन। बिकॉज, ठीक है ना, बिकॉज हम ड्रेसिंग में, मतलब क्योंकि हमें ड्रेसिंग हम क्या करते हैं, हम मतलब वहाँ पे एक ब्लड को हम टच करते हैं, एक वोंड को टच करते हैं हम, जो बिल्कुल ना ड्रेसिंग हम किस चीज़ को करते हैं, जहाँ पे हमको कांटेक्ट हो जाता है बॉडी के इंटरनल टिश्यू से। अगर हमने वहाँ पे कोई ऐसी मटेरियल यूज़ की, ठीक है ना, जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें स्पोर्स भी ख़त्म नहीं होंगे, उससे क्या हो जाएगा, उससे मसला ये होगा, वो स्पोर या माइक्रोब किस में जाएगा, हमारे बॉडी में, और वहाँ पे वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो हमें, मतलब जिसको हमें ये ना क्योर करना था, उसके बदले हमने उसको डिजीज दे दी। दैट इज वाई वी नीड टू स्टरलाइज आर्टिकल्स यूज इट इनटू ड्रेसिंग फॉर, कैसे करना है,
उसको हम करने हैं, उसको हम कैसे करेंगे स्टरलाइज बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। ठीक है, ऑटोक्लेव इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टरलाइजिंग पोरस मटेरियल्स लाइक ड्रेसिंग। अब क्या है ड्रेसिंग? ड्रेसिंग एक पोरस मटेरियल है, तो इसको बेस्ट आंसर क्यों है ऑटोक्लेव? बिकॉज पेंट्रेट करते हैं स्टीम उन पोर्स में, ताकि उन पोर्स में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा उसको वो खत्म करेंगे। वाई नॉट अ हॉट एयर ओवन? वाई नॉट दिस थिंग? बिकॉज ड्राई हीट पेंट्रेट्स पोरस मटेरियल्स पुअरली, ये उतना उधर नहीं जाती हैं, एंड रिस्क इज स्कॉर्चिंग द फैब्रिक, रिस्क इज द स्कॉर्चिंग द फैब्रिक। ठीक है, फिर आते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? यूज ओनली फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस। फिल्ट्रेशन हम किस में यूज करेंगे? या तो लिक्विड के लिए करेंगे, उनको फिल्टर करेंगे, या गैसेस को फिल्टर करेंगे। केमिकल स्टरलाइजेशन रिजर्व फॉर हीट सेंसिटिव आइटम्स। किनके लिए? हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए। हम जनरली इसको यूज नहीं करते हैं फॉर बल्कि पोरस ड्रेसिंग के लिए। अब क्या रखना है आपको याद? पोरस लोड्स ड्रेसिंग या लिनन होगा, उसको क्या चाहिए? मॉइस्ट हीट। क्या चाहिए उसको? मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट। Now we are moving to question number 21. After doing all procedures, the instruments are, जब हमने कोई प्रोसीजर किया है, कोई सर्जरी की है या कुछ और किया है, तो हम क्या करेंगे? जब हमने किया तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है आई एम सॉरी, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आर स्टरलाइज्ड बाय आफ्टर डूइंग ऑल प्रोसीजर्स द इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टरलाइज्ड। ड्राई स्टरलाइजेशन इज यूज्ड फॉर। तो हमने मतलब आफ्टर द प्रोसीजर हमने सारे ये इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज किए हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ड्राई स्टरलाइजेशन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब हॉट एयर ओन किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्लास वेयर्स, जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मतलब ब्लेड्स, ठीक है ना, जिसे हम कट लगाते हैं, एंड ग्लास वेयर्स, गाज एंड स्वैब्स के लिए, ग्लव्स एंड सिरेंजेस के लिए। ये हमने अभी पढ़ा, ये किसके लिए, ये कहाँ पे है? इसको हम ऑटोक्लेव के लिए ऑटोक्लेव से स्टरलाइज करते हैं। ग्लव्स एंड सिरेंजेस ये हम आगे देंगे। बेड शीट्स एंड लिनन ये भी किस में है? ऑटोक्लेव। अब बचे दो आंसर्स, सी वाला और ए वाला। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन हम किस में यूज करते हैं? अगर हमें क्या करना होगा? कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्लास वेयर्स को, इनको हमें अगर करना होगा स्टरलाइज, तो हम क्या करते हैं यूज? हम करते हैं ड्राई हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉट एयर ओवन। क्यों करते हैं हम इसमें ड्राई हीट यूज? क्योंकि इज मैंडेटरी फॉर आइटम्स डैमेज्ड बाय मॉइस्चराइजर। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज मैंडेटरी उन चीज़ों के लिए, ड्राई हीट उन इंस्ट्रूमेंट के लिए ज़रूरी है जो डैमेज हो जाएंगे बाय मॉइस्चराइजर हम किस में इसको देंगे? ऑटोक्लेव में, बिकॉज ऑटोक्लेव को क्या हम बोलते हैं? मॉइस्ट हीट। आई होप यू आर गेटिंग मी। ठीक है, अगर मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो यू कैन टेल मी इन कॉमेंट्स कि आप भाईजान आप ज़्यादा तेज़ जा रहे हो, प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता तो चलेंगे। हमको क्या है, टाइम भी अपने पास है, 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा लगे या 1 घंटा 15 मिनट। अब क्या है क्लिनिकल रीजनिंग क्या है? जो ड्राई हीट होती हैं, ड्राई हीट इज यूज्ड फॉर शार्प कटिंग। ड्राई हीट किस इज यूज्ड फॉर शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो शार्प कट देते हैं ना हमें इंस्ट्रूमेंट, उनके लिए हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट उनमें रस्ट ना लगे और डैलिंग, मतलब ना वो ना बन जाए, मतलब ना उनकी जो शार्पनेस वो ख़त्म ना हो जाए। एंड फॉर ग्लास वेयर्स को हम भी यूज़ करते हैं। देखो, एक तो मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स ने इस चीज़ को क्या बनाया है, मतलब इस चीज़ को यहाँ पे आंसर बनाया है। फिर इसके साथ इसने ग्लास वेयर भी लगाया है, ठीक है ना, ग्लास वेयर। तभी लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक क्या है? कटिंग इंस्ट्रूमेंट। तभी हम इसको अब ग्लास वेयर को भी सही मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, ग्लास वेयर में क्या होएगा? ग्लास वेयर में क्या आएगा? सिरेंजेस आएंगे, पाइपेट्स आएंगे, टेस्ट ट्यूब्स आएंगे, ठीक है ना। क्यों? टू प्रिवेंट द ब्रेकेज एंड मॉइस्चर रेजिड्यू। एक तो ब्रेकेज को हम प्रिवेंट करने हैं, क्योंकि ऑटोक्लेव से इनकी ब्रेकेज हो सकती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और मॉइस्चर, अगर उनमें फिर मॉइस्चर रहा तो वहाँ पे चांसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स हो जाएंगे। अब ये बेस्ट आंसर क्यों है? ड्राई हीट ही क्यों है बेस्ट आंसर इसमें? क्योंकि ड्राई हीट इसलिए बेस्ट आंसर है, एक तो हमें उनमें क्रूजन नहीं होना चाहिए, रस्ट वहाँ पे जनरेट नहीं होनी चाहिए। रस्ट कैसे जनरेट हो जाती है? जब मतलब ना ऑक्सीजन और मॉइस्ट हीट आपस में, ये ना मॉइस्चराइजर आपस में मिल जाता है, तो वहाँ पे क्रूजन होने का चांसेस रहते हैं। जब हमको वो रिस्क नहीं लेनी है, यहाँ पे हमको
मॉइस्चराइज़र ये ना मॉइस्चर यूज़ नहीं करना है। हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कोई लिक्विड सा आइटम रहे और फिर उनमें क्या कोरोजन हो सकता है। दैट्स वाई वी यूज़ ड्राई हीट फॉर मेटल डिवाइसेज एंड प्रिवेंटिंग ग्लासवेयर ब्रेकेज। ग्लासवेयर ब्रेकेज क्यों क्यों क्योंकि ऑटोक्लेव से एक तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं, और दूसरा टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे देर इज़ अ चांसेस ऑफ ब्रेकेज ऑफ ग्लास वेयर्स। ठीक है। गाज एंड स्वैब्स मैंने आपको बोला, बेड शीट एंड लिनन्स दीज आर टेक्सटाइल्स रिक्वायरिंग मॉइस्ट हीट फॉर डीप पेंट्रेशन, ये हमने ऊपर बयान किया है। ग्लोव्स एंड सिरेंजेस दीज आइटम्स आर हीट सेंसिटिव एंड वुड बी डैमेज्ड बाय ड्राई हीट। ग्लोव्स एंड सिरेंज ये है हीट सेंसिटिव, ये डैमेज हो जाएंगे किससे? ड्राई हीट से। ड्राई हीट नॉन कोरेसिव फॉर मेटल एंड सेफ फॉर ग्लासेस। एक तो मेटल के लिए, दूसरा गिलास के लिए। गिलास क्या होता है? शीशा। ठीक है। Question number 22 is non-burning dry thermal disinfection in which waste is shredded and heated in a rotating agar is called. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी। इसको क्या बोलेंगे हम? स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी describes a thermal waste disinfection process where waste is shredded and heated in a rotating agar to achieve disinfection through dry heat without combustion. क्योंकि इसकी जो डिफिनीशन है वो यही है जो ऊपर इसने क्वेश्चन दिया है, और ये आपको याद करने हैं, और कोई तरीका है ही नहीं इस चीज़ को याद रखने का। दिस मेथड यूजेस मैकेनिकल एजिटेशन एंड कंट्रोल्ड ड्राई थर्मल एनर्जी टू डिकॉन्टिनेट। आई एम सॉरी, मेरा जो अटेंशन था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि बाहर से कोई शोर था। तो मैंने आपको क्या बोला? डिकॉन्टेमिनेट waste. The method is used for mechanical agitation and controlled by the dry thermal energy to decontaminate waste. Okay? मतलब उसको क्या करना है? डिकंटेमिनेट। कंटेमिनेटेड क्या होता है? जो गंदा होता है। ये बेस्ट आंसर क्यों है? क्योंकि shredded because the description shredded and heated in a rotating agar directly refers to the screw free technology. Because ये जो चीज़ आया ना यहाँ पे shredded and heated in a rotating agar, ये rotating agar, तो ये किसकी डिफिनीशन है? ये है स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी की डिफिनीशन। अब इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस इंसरेशन दीज मेथड्स इन्वॉल्विंग बर्निंग, ये जलाते हैं चीज़ों को। ये क्या होता है? ये होता है जलना, बर्निंग ये भी होती है। उसने क्या बोला था? नॉन बर्निंग। ये भी होता है, जहाँ पे इंसिनरेशन आएगा उसका मतलब होता है बर्निंग। माइक्रोवेव इरेडिएशन क्या होती है? माइक्रोवेव इरेडिएशन है दिस मेथड यूजेस मॉइस्ट हीट। इसको मॉइस्ट हीट यूज़ करनी है, जनरेटेड बाई माइक्रोवेव्स नॉट ड्राई थर्मल हीट वाया रोटेटिंग अगार। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे रोटेटिंग अगार मेंशनड है, ये स्टडीड एंड रोटेटिंग अगार, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टरलाइजिंग ऑल ग्लास वेयर्स, मतलब कौन सी है इफेक्टिव वे टू स्टरलाइज ऑल ग्लास वेयर? इरेडिएशन है, हॉट एयर ओवन है, ग्लूटाल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड है, ऑटोक्लेव्स है। ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज हॉट एयर ओवन। द करेक्ट ऑप्शन इज हॉट एयर ओवन। व्हाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन? व्हाई नॉट अदर्स? बिकॉज द हॉट एयर ओवन, जिसको हम बोलते हैं ड्राई हीट भी बोलते हैं हम, जिसको ऑपरेट्स बाई ऑक्सीडेशन यूजुअली 160 डिग्री फॉर 1 आवर। 160 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। देखो यहाँ हमने नई एक बात सीखी, 160 डिग्री टेम्परेचर फॉर 1 घंटे के लिए एंड इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। क्या होता है? मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। आई एम सॉरी। और हमने जो अब देखा, एक तो ग्लासवेयर, दूसरा हमने क्या देखा था? जो ग्लासवेयर प्लस कटिंग, शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो कि हम किससे यूज़ करते हैं? हॉट एयर ओवन से, जो हमने ऊपर भी देखा था। बिकॉज ये क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड फॉर स्टरलाइजिंग ग्लासवेयर, बिकॉज इट अवॉइड्स मॉइस्चर। एक तो ये अवॉइड करता है मॉइस्चर, जिससे क्या होता है? जिससे डैमेज हो जाते हैं हमारे क्या, ये भी जो ग्लासवेयर से डैमेज हो जाती है और ये ब्रेक हो जाते। ठीक है। वाई दिस इज द बेस्ट आंसर? बिकॉज ड्राई हीट इज प्रेफर्ड फॉर हीट स्टेबल ग्लास वेयर। जो भी हीट स्टेबल ग्लास वेयर होंगे उनके लिए ड्राई हीट हम प्रेफर करते हैं। इरेडिएशन क्यों नहीं यूज़ होती है? बिकॉज हम ये यूज़ करते हैं किसके लिए? डिस्पोजल आइटम्स के लिए, नॉट द स्टैंडर्ड फॉर रूटीन
ग्लासवेयर। हम मतलब रूटीन ग्लास वेयर के लिए हम इरेडिएशन यूज़ नहीं करते हैं। गुल्ट्रलडेहाइड ये केमिकल है, किसके लिए यूज़ करते हैं हम? हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए। हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? गुल्ट्रलडेहाइड। ऑटोक्लेव हमको पता है मॉइस्ट हीट है, अगर ये हम करेंगे तो ग्लासवेयर है।